तो प्यारे बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल यानी कि धातुओं के रासायनिक गुण का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है धातुओं की जल से अभिक्रिया। यानी कि जितने सारे धातुएं हैं वे जल के साथ कौन कौन सी अभिक्रियाएं करते हैं, आइए हम समझते हैं। तो सर्वप्रथम ये कह रहा है कि जितने भी अधिक सक्रिय धातुएं होती हैं, अधिक सक्रिय धातुएं कौन सी होती हैं? लेके नाम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठंडे जल से यह क्या करती हैं? ठंडे जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, यानी उसके साथ OH जुड़ा होगा, और क्या बनाती हैं? हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। और इस अभिक्रिया में ढेर सारी ऊष्मा उत्पन्न होती है। और जब कभी भी ऐसा होता है कि किसी भी अभिक्रिया कराने पर, किसी भी तत्वों की अभिक्रिया कराने पर उसमें से अगर ढेर सारी ऊष्मा निकलती है तो उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। लेकिन इसके अपोजिट जब ऐसा होता है कि जब दो धातुएं या कोई भी दो तत्व आपस में क्रिया नहीं करते हैं और उनको ऊष्मा देने के बाद क्रिया करते हैं, यानी उनको ऊष्मा बाहर से देना पड़ता है, तो उसको कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी ऊष्मा का शोषण कर रहा है। और इसमें क्या हो रहा है? ऊष्मा का क्षेपण हो रहा है, यानी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो जब कभी भी ऐसी अभिक्रिया होती है कि किन्हीं दो तत्वों या यौगिकों के रासायनिक समीकरण को बनाने पर हमें क्या प्राप्त होती है? ढेर सारी ऊष्मा प्राप्त होती है, तो उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो कह रहा है कि अधिक सक्रिय धातुएं, जैसे अगर हम सोडियम को ले लें, तो जो सोडियम ठंडे जल से अभिक्रिया करके, यानी किसकी अभिक्रिया कराएंगे? ठंडे जल की अभिक्रिया कराएंगे, जिससे क्या बनाएगा? धात्विक हाइड्रोक्साइड। अब धात्विक हाइड्रोक्साइड क्या होता है? यानी कि जो आपका Na है वह OH के साथ जुड़ेगा। तो Na जब OH के साथ जुड़ेगा तब देखिए कैसे क्या क्रिया होगी। Na पे प्लस चार्ज होता है, OH पे माइनस। इसकी भी संयोजकता 1, इसकी भी संयोजकता 1, यानी यह क्या बना लेगा? NaOH। यह क्या बना लेगा? NaOH बना लेगा। यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा आपका? NaOH, और प्लस में क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कह रहा है समीकरण में कि क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा, और प्लस में क्या निकलेगा? ढेर सारी ऊष्मा निकलेगी। ढेर सारी क्या निकलेगी? ऊष्मा निकलेगी। अब आइए इस समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। H की संख्या कितनी है? 2। तो H की संख्या तो 2 हमारे पास ऑलरेडी है। अब देखिए यहाँ पे OH, एक H और आ जा रहा है। कितना H और आ जा रहा है? एक H और आ जा रहा है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे कितने H हैं? 3 H हैं। और यहाँ पे कितने H हैं? 2 ही H हैं। तो अगर इसमें हम 2 लिख दें, अगर यहाँ पे 2 लिख दें तो होगा क्या? देखिए H की संख्या अब कितनी हो जाएगी? 4। यानी कितनी H चाहिए हमें? 4। तो अगर 2 से यहाँ गुणा कर देंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। अब O पे आते हैं। सबसे पहले Na को देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 लिखने से Na पे कितने हो गए? 2। तो यहाँ भी हमें कितना लिखना पड़ेगा? 2 लिखना पड़ेगा। तो 2 यहाँ भी हम लिख दिए। अब O की संख्या को आइए बैलेंस कर लेते हैं। O कितना है यहाँ पे? 2 है। तो 2 O है हमारे पास, और 2 O यहाँ भी है। यानी कि अब हमारा समीकरण यह पूरी तरह से क्या होता है? कंप्लीट होता है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना यह क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। देखिए यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि जब धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करती है तो धातु का हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? धातु का हाइड्रोक्साइड। अब देखिए अगर हमने सोडियम से अभिक्रिया कराया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, अगर पोटेशियम से अभिक्रिया कराते तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता, और लिथियम के साथ अगर अभिक्रिया होती तो लिथियम हाइड्रोक्साइड बनता। और इसके साथ और क्या बन रहा है? H2 आपका गैस बन रहा है। H2 आपका क्या बन रहा है? गैस। अगर इधर से हम एरो ऐसे लगा दें तो वह गैस को इंगित करता है, और उसके साथ साथ क्या निकल रही है? हमारी ढेर सारी ऊष्मा निकल रही है। अगर इसको हम देखें तो यह लिक्विड फॉर्म में है, तो इसको हम L लिख सकते हैं। सोडियम जो होता है सॉलिड फॉर्म में, ठोस अवस्था में पाया जाता है, तो इसके साथ हम S लिख सकते हैं। और जो NaOH होता है यह भी किस अवस्था में पाया जाता है? आपका किस अवस्था में है? सॉलिड अवस्था में है। तो इसके भी साथ हम क्या लिख सकते हैं? S लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो ज्यादा सक्रिय धातुएं हैं वे तो ठंडे जल से अभिक्रिया कर लेती हैं, लेकिन कुछ धातुएं जैसे कि मैग्नीशियम है वह क्या करता है? ठंडे जल से अभिक्रिया अगर कराते हैं तो उसकी अभिक्रिया अत्यंत मंद होती है, अत्यंत धीरे धीरे होती है। लेकिन वही अभिक्रिया अगर हम थोड़े से गर्म जल के साथ करा दें तो मैग्नीशियम के साथ भी अभिक्रिया तेजी से हो जाती है। आइए हम समझते हैं मैग्नीशियम की भी अभिक्रिया को।
तो बच्चों देखिए हमने लिखा है कि कम सक्रिय धातुएं, जो धातुएं कम सक्रिय होती हैं वे ठंडे जल के साथ धीरे धीरे यानी कि मंद अभिक्रिया करती हैं, लेकिन जब वही अभिक्रिया थोड़ा से गर्म पानी के साथ कराई जाती है तो वह अभिक्रिया तेजी से होती है और धात्विक ऑक्साइड बनता है और साथ ही साथ क्या मिलता है, हमें हाइड्रोजन गैस देखने को मिलती है। आइए देखते हैं कैसे अभिक्रिया होती है। थोड़ी सी कम सक्रिय धातु, जैसे अगर हम ले लें मैग्नीशियम को यानी Mg को ले लें और इसको थोड़े से हम गर्म जल यानी कि H2O के साथ अभिक्रिया कराएं तो क्या बनेगा, हम मैग्नीशियम का जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, इसमें हम लिख लेते हैं यहाँ धातुएं जैसे Mg, यहाँ पे Mg लिख लीजिएगा क्योंकि हमने यहाँ लिखा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए मैग्नीशियम जब H2O के साथ गर्म जल के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि Mg और इसके साथ में क्या बनाएगा, OH बनाएगा। अब MgOH को देखें कैसे बनता है, तो यहाँ पे आपका Mg है और ये आपका OH है। Mg के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों को Mg क्या करता है, त्याग देता है और OH कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, 1। तो इसकी संयोजकता 1, इसकी वैलेंसी कितनी, 2। अब इसकी Mg के साथ कितना आएगा, 1 आएगा, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं Mg के साथ कितना आ रहा है, 1 आ रहा है और OH ध्यान दीजिएगा कि केवल H के साथ नहीं OH के साथ आ रहा है, इसलिए इसका होल का ट्वाइस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस यानी कि MgOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा MgOH का होल ट्वाइस और इसके साथ साथ में क्या बन जाएगा, आपका हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस। अब आइए इस समीकरण को हम क्या कर देते हैं, संतुलित कर देते हैं। इस समीकरण को आइए हम संतुलित कर देते हैं। Mg की OH की संख्या कितनी है, 2 है। H की संख्या यहां से कितनी है, 2H यहाँ पे है और 2H यहाँ पे है, यानी कि 2 दूना कितना H है, 4H हमारे पास है और यहाँ पे H कितना है, 2 है। तो यहाँ पे हमें कितना लिखना पड़ेगा, 2। अब ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो ऑक्सीजन तो 2 यहाँ पे है ही, तो ऑक्सीजन 2 हो गया और हाइड्रोजन 4 हो गया। तो देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हाइड्रोजन और इसके पास 2 हाइड्रोजन, ये 2 दूना कितना, 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो ऑक्सीजन यहाँ भी कितना है, 2 है। Mg कितना है, 1 है, तो यहाँ भी Mg कितना 1 है। तो इस तरह से हमारा जो समीकरण है वह संतुलित हो जाता है। अब देखिए होता क्या है कि जब हम गर्म जल के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है उसके बाद जो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस क्या करती है कि वह बुलबुले के रूप में, चूंकि गर्म जल है तो वह बुलबुले के रूप में ये जो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना है उसके सतह पर चिपक जाती है। हाइड्रोजन गैस हम जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस है और चूंकि इसके सतह पर चिपक जाने की वजह से जो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा, जो धातु का ये बनेगा टुकड़ा रहेगा, वह क्या करेगा, पानी में तैरने लगेगा। तो नोट पॉइंट डाल के हमने लिखा है कि बनी हुई हाइड्रोजन गैस, जो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनी है वह क्या करती है, बुलबुले गैस के बुलबुले बची हुई धातु से चिपक जाते हैं। जो यहाँ पे जो धातु है इस धातु से क्या करते हैं, चिपक जाते हैं, जिससे धातु क्या करने लगती है, तैरना आरंभ कर देती है। तो प्यारे बच्चों, जो थोड़ी सी कम सक्रिय धातुएं थी वे ठंडे जल के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया कर रही थी, तो हमने क्या किया, जल को थोड़ा सा गर्म कर दिया तो वह अभिक्रिया तेजी से हो गई। अब देखिए जो एकदम सक्रिय धातुएं यानी कि बहुत ही कम सक्रिय धातुएं हैं उनके साथ क्या होता है, वे ना तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। लेकिन अगर हम जलवाष्प को लेके जाएं यानी कि जलवाष्प के साथ अगर अभिक्रिया कराएं तो वे जलवाष्प के साथ अभिक्रिया कर लेती हैं और धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं और साथ ही साथ क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो आइए उनको भी हम समझ लें। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने बताया कि कुछ धातुएं आपकी ऐसी होती हैं जो ना तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, परंतु वे जलवाष्प के साथ
यानी कि भाप जो आपका होता है उसके साथ अभिक्रिया कर लेती हैं। अब ऐसी धातुएं कौन कौन सी हैं, जैसे में आपका एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया और लोहा हो गया। तो एल्युमिनियम, जिंक, लोहा इत्यादि जो धातुएं हैं वे ना तो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेंगी और ना ही ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेंगी, किंतु जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। तो आइए हम देखते हैं इनकी अभिक्रिया। जैसे अगर हम ले लेते हैं एल्यूमिनियम को, तो एल्यूमिनियम जो होता है आपका किस अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में होता है। तो इसको हम ठोस ले लेंगे और इसको हम किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, जलवाष्प के साथ हमें अभिक्रिया कराना है। यानी कि भाई जलवाष्प भी क्या है, पानी ही है, लेकिन यह जलवाष्प है, यानी कि यह किस अवस्था में है, गैस के अवस्था में है। यह जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, आइए देखते हैं। देखिए एल्युमिनियम जो होता है इसके साथ जब अभिक्रिया करेगा तो O जो H2O का जो O है वह किसके साथ जुड़ जाएगा, एल्युमिनियम के साथ जुड़ जाएगा। तो कैसे जुड़ेगा, देखिए Al पे कैसा, एल्युमिनियम पे कितना चार्ज होता है 3+, यानी इसकी संयोजकता होती है 3, इसकी वैलेंसी कितनी होती है 3, और O के साथ जुड़ेगा तो O पर कितना चार्ज होता है 2-, यानी इसकी जो वैलेंसी है कितनी होती है 2। तब इसको इसके साथ लिखा जाएगा और इसको इसके साथ लिखा जाएगा। तो Al के साथ आ जाएगा आपका 2, तो ये आपका हो जाएगा Al2, और O के साथ कितना आ जाएगा 3, तो ये आपका हो जाएगा 3, यानी कि क्या बनेगा Al2O3। और साथ में कह रहा है क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है, यानी इसके साथ में क्या बन जाएगा आपका H2 गैस बन जाएगा। इसके साथ में क्या बन जाएगा आपका H2 गैस बन जाएगा। अब आइए इस समीकरण को हम क्या कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं। ये हमारा रफ कार्य था, यह क्या है, हमारा रफ कार्य है। तो आइए इस समीकरण को संतुलित करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे O की संख्या कितनी है 3 है, और यहाँ पे O की संख्या कितनी है 1 है। यहाँ पे O की संख्या 3 है और यहाँ पे O की संख्या कितनी है 1 है, यानी इस O को भी हमें कितना बनाना पड़ेगा, 3 बनाना पड़ेगा। तो इस O को जब हम 3 बनाएंगे तो यानी कि इस किसके साथ अभिक्रिया करेगा, 3H2O के साथ अभिक्रिया करेगा। अब H की संख्या कितनी हो गई, 3 दूना के 6 हो गई, और यहाँ पे H की संख्या कितनी है 2 है, तो यानी कि 6 है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा 3, तब जाकर के ये होगा 3 दूना 6, यानी हाइड्रोजन की संख्या हमारी कंप्लीट हो गई। 6 हाइड्रोजन यहाँ, 6 हाइड्रोजन यहाँ, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन यहाँ, 3 ऑक्सीजन यहाँ। अब Al2, Al कितना है, एल्युमिनियम के कितने अणु हैं, यहाँ पे 2 अणु हैं, तो यहाँ पे Al के जगह पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाने पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा समीकरण जो है संतुलित हो जाता है। अब एक और देख लेते हैं, जैसे लोहे के साथ यानी कि Fe के साथ अगर हम अभिक्रिया कराएंगे किसकी, अब लोहा भी क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है। हमें किसकी अभिक्रिया कराना है, H2O की, जो कि किस अवस्था में रहेगा, गैस की अवस्था में रहेगा। अब ये देखिए जो आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम जो ऑक्साइड है यह सॉलिड अवस्था में ही पाया जाता है, और इसको आप जान ही रहे हैं यह क्या है, गैस है। तो यहाँ पे देखिए इसकी जब अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, देखिए ये जो आपका लोहा है इस O के साथ जुड़ेगा। अब O के साथ कैसे जुड़ेगा, देखिए Fe यानी कि लोहे पे कितना चार्ज होता है, 3+ चार्ज होता है, और ऑक्सीजन पे वही कितना होता है 2, और इसकी संयोजकता 3, इसकी 2, यह इसके साथ, यह इसके साथ, यानी कि यह भी बना लेगा आपका 2। Fe कितना हो जाएगा 2 और O कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा Fe2O3। तो ये हो जाएगा Fe2O3, और प्लस में क्या बना लेगा आपका H2, और यह किस अवस्था में रहेगा, आपका सॉलिड अवस्था में रहेगा। अब देखिए समीकरण को हमें संतुलित करना है। सबसे पहले हम किसको संतुलित करते हैं, O को संतुलित करते हैं। तो O की संख्या कितनी है 3, यहाँ पे O की संख्या 1 है। 3 बनाने के लिए यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब O की संख्या यहाँ दोनों में कंप्लीट हो गई। अब H को देखते हैं, यहाँ पे कितने H हैं, 3 दूना के 6, और यहाँ पे कितने H हैं 2 हैं। अब 6 बनाने के लिए इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, 3 का गुणा करना पड़ेगा, और यह क्या है आपका गैस है। तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6H, तो 6H यहाँ भी, 6H यहाँ भी, यानी इसकी भी संख्या कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं फेरिक यानी कि लोहे की। तो लोहा जो Fe है, Fe कितने मॉलिक्यूल में है, 2 मॉलिक्यूल में है, और यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल में है, 1 में, तो इसको भी हम क्या बना लेंगे 2 में। तो इस तरह से जो हमारा समीकरण है वह पूरी तरह से संतुलित हो जाएगा। तो
प्यारे बच्चों, जो हमारे धातुओं की जल से अभिक्रिया थी, तो उसमें सबसे पहले हमने ये देखा कि जो धातुएं अधिक सक्रिय धातुएं होती हैं वह ठंडे जल से भी अभिक्रिया कर लेती हैं, लेकिन जो थोड़ा सा उनसे कम सक्रिय होती हैं वे क्या करती हैं, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, ठंडे जल के साथ मंद अभिक्रिया करती हैं, धीरे धीरे अभिक्रिया करती हैं। लेकिन जब जल को गर्म कर दिया जाता है तो वह अभिक्रिया तेजी से हो जाती है और धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। और तीसरे क्रम में हमने ये देखा कि जब धातु न तो ठंडे जल से अभिक्रिया करे और न ही गर्म जल से अभिक्रिया करे, तो उसको हम किससे अभिक्रिया कराते हैं, जलवाष्प से कराते हैं, और जलवाष्प से अभिक्रिया करके वह धातु का ऑक्साइड और क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है। अब आइए देखते हैं हम कि जो हमारी धातुएं हैं वे अम्लों के साथ किस प्रकार से अभिक्रियाएं। तो देखिए अब अगले क्रम में जो हमारा है वह है धातुओं की अम्ल से अभिक्रिया। अब देखिए जल से अभिक्रिया हम लोग पढ़ लिए कि धातु जल से अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। अब धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तब क्या होता है, आइए देखते हैं। धातुएं प्रायः देखिए जिस प्रकार से हमारी धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर रही थी, गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर रही थी और जलवाष्प के साथ अभिक्रिया कर रही थी, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी होता है कि कुछ धातुएं जो ज़्यादा सक्रिय होती हैं वे तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लेती हैं, और जो धातुएं कम सक्रिय होती हैं वे तनु अम्ल के साथ अभिक्रियाशीलता उनकी कम हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए तनु अम्ल क्या होता है और सांद्र अम्ल क्या होता है। अम्ल देखिए दो होता है, एक तनु अम्ल और दूसरा सांद्र अम्ल। जैसे अगर हम HCl क्या है आपका, एक अम्ल है। अगर हम HCl की बात करते हैं तो HCl को अगर हम जल में मिलाते हैं तो जल में हम HCl को इतना मिलाएं कि जल की मात्रा ज़्यादा हो और HCl की मात्रा कम हो, तो वह कहलाता है तनु। और ऐसा विलयन बनाएं जिसमें जल की मात्रा कम हो और HCl की मात्रा अधिक हो, तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है, सांद्र विलयन कहलाता है। और उस विलयन को हम सांद्र विलयन कहते हैं और उस अम्ल को हम सांद्र अम्ल कहते हैं। तो अब देखिए हमारा विलयन कैसा है, हमारा किस अम्ल से अभिक्रिया कराना है, तनु अम्ल से अभिक्रिया कराना है, यानी ऐसा अम्ल जहां जल की मात्रा ज़्यादा है और अम्ल की मात्रा कम है। हालांकि इसके संरचना पे हमें नहीं जाना है, फिलहाल हमें HCl से भी अभिक्रिया कराना है। तो आइए देखते हैं कि जैसे जो आपका जिंक है, जो आपका Zn है, वह HCl के साथ जब अभिक्रिया करेगा, जिंक किस अवस्था में होता है, सॉलिड, और जब यह HCl के साथ अभिक्रिया करेगा, HCl आपका कैसा होता है, लिक्विड होता है। तो HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, संगत लवण बनाता है। क्या बनाता है, संगत लवण। यानी किसके साथ अभिक्रिया करेगा, जो Zn है वह Cl के साथ जुड़ेगा। और कैसे जुड़ेगा, जैसे देखिए Zn है, Zn पे हम जानते हैं कितने चार्ज होते हैं, प्लस के 2 चार्ज होते हैं, तो ये 2 प्लस हो जाएगा। और Cl पे कैसे चार्ज होते हैं, माइनस का 1, यानी इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी और इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। अब इसको मिलाएंगे इसके साथ, इसको मिलाएंगे इसके साथ, अब क्या बन रहा है हमारा, यहाँ पे देखिए Zn 1 बन रहा है, तो यहाँ पे Zn हो जाएगा, Cl के साथ कितना आ जाएगा, 2, तो ये आपका आ जाएगा Cl2, यानी कि यहाँ से बनेगा आपका ZnCl2। क्या बना आपका, ZnCl2 बना। और इसके साथ साथ क्या बनता है आपका, हाइड्रोजन गैस बनता है, यानी कि आपका बनेगा H2। अब देखिए इस समीकरण को आइए संतुलित कर लेते हैं। Cl की संख्या कितनी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे Cl कितना बना, 2 बना, यानी कि Cl को यहाँ हमें कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। Cl को कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर हम Cl को देखें तो 2 Cl यहाँ हो गए और 2 Cl यहाँ हो गए। और हाइड्रोजन को अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और यह किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है। अब यहाँ पे अगर Zn को देखा जाए तो Zn की संख्या कितनी है, 1 है, तो यहाँ भी Zn की संख्या 1 है, यानी कि अब यह समीकरण हमारा क्या हुआ, संतुलित हुआ। अब अगले क्रम में देखते हैं, जैसे आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को अगर हम देखें तो मैग्नीशियम आपका सॉलिड अवस्था में होता है, इसकी अभिक्रिया कराएंगे हम HCl, जो कि किस अवस्था में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। अब जब इसकी अभिक्रिया होगी तो देखिए Mg पे भी कैसा चार्ज होता है, 2+ चार्ज होता है, यानी कि जो आपका Mg है Cl के साथ मिलेगा, तो Mg पे 2+ चार्ज और Cl पे जो आपका होता है -1 चार्ज, और
Mg की वैलेंसी इससे कितनी हो जाएगी 2 और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1। यानी कि अब इसको इसके साथ हम मिला लेंगे, इसको इसके साथ मिला लेंगे, तो Mg के साथ कितना आया 1 आया, तो ये आपका हो गया Mg, और Cl के साथ कितना आया 2 आया, तो ये आपका हो जाएगा Cl2 हो जाएगा। ये दोनों ही हमारे रफ कार्य हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बस इसकी संरचना समझाया कि किस प्रकार से बने हैं। तो यानी कि आपका क्या बना MgCl2। ठीक उसी प्रकार से Cl की संख्या 2 है, यहाँ पे Cl की संख्या 1 है, तो यहाँ भी 2 कर लेंगे। अब देखिए Cl2 हो गया, Cl2 हो गया। अब यहाँ पे Mg1 है, Mg1 है, बच क्या रहा है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन बच रहा है, जो कि आपके हाइड्रोजन गैस के रूप में क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर उड़ जाएगा। गैस के रूप में क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर उड़ जाएगा। और ये जो आपका है ना एक्वस है, यानी कि विलयन है, ये भी क्या है आपका एक्वस है, यानी कि विलयन अवस्था में है, घुला हुआ है। अब इसी प्रकार से अगर हम एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम भी आपका सॉलिड अवस्था में होता है। अगर इसकी अभिक्रिया कराएं हम किससे, HCl से अभिक्रिया कराएं, जो कि कैसा है, लिक्विड है। और यह जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, एल्युमिनियम पर हम जानते हैं कितना चार्ज होता है +3, और जो कि क्लोरीन से जुड़ेगा तो Cl पे कौन सा चार्ज होता है, -। इसकी वैलेंसी कितनी होती है 3, और इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1। यह इसके साथ जाएगा, यह इसके साथ जाएगा, तो Al के साथ कितना आया 1, तो ये आपका हो जाएगा Al, और Cl के साथ कितना आया 3, तो ये आपका हो जाएगा Cl3। अब यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, AlCl3, AlCl3। अब क्लोरीन की संख्या यहाँ पे कितनी हो गई 3, और यहाँ पे क्लोरीन की संख्या कितनी है 1 है, तो यहाँ पे भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, क्लोरीन की संख्या कितनी बनानी पड़ेगी, 3 बनानी पड़ेगी, तब जाके क्लोरीन की संख्या क्या हो गई हमारी बराबर हो गई। अब हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई 3। यहाँ पे देखिए बात थोड़ी सी फंस जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन की 3 है, और जो हाइड्रोजन गैस होता है ना उसका सूत्र कितना होता है H2, यानी कि इसको 3 के जगह पे हमें कितना करना पड़ेगा 6 करना पड़ेगा, ताकि यह कितनी मात्रा में बन जाए 3 मालिक्यूल में बन जाए। तो अगर इसको हम 6 कर देते हैं, इसको हम 6 कर देते हैं, तो Cl हमारे पास कितना हो जाता है 6। तब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा, तब जाके 3 दूना के कितना हो जाएगा 6 Cl यहाँ भी हो जाएगा, और 6 Cl यहाँ भी हो जाएगा, और 3 हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा। भाई हाइड्रोजन कितना है 6 है, और H2 यानी 2 तिहाई 6 हाइड्रोजन हो गया, और 6 आपके क्लोरीन हो गया। इसकी वैलेंसी पूरी हो गई। लेकिन अब Al के साथ जो हुआ, Al कितना है 2 है, और यहाँ पे Al कितना है 1 है, तो यहाँ भी आपका 2 जुड़ जाएगा। इस तरह से ये समीकरण हमारा संतुलित हो जाता है। इसी प्रकार से आइए देखते हैं हम लोहे की, यानी कि Fe की जो अभिक्रिया है, लोहा कैसे अभिक्रिया करता है, तो यह भी सॉलिड फॉर्म में होता है। जब यह HCl से अभिक्रिया करेगा तो HCl आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, और यह जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, आइए थोड़ा सा इस पर विचार कर लेते हैं। Fe पे कौन सा चार्ज, कितना चार्ज होता है +3, और क्लोरीन पे -1, यानी इसकी वैलेंसी 3 और इसकी वैलेंसी -1। इसकी वैलेंसी कितनी -1, यह इसके साथ, यह इसके साथ, यानी Fe 1 के साथ जाएगा तो यह आपका हो जाएगा Fe, और Cl जाएगा 3 के साथ, तो यह आपका हो जाएगा Cl3। ठीक इसी प्रकार से आपका समीकरण बना Fe का भी, क्योंकि Fe पे भी एल्युमिनियम जितना ही चार्ज होता है, तो यहाँ पे हमें 2 करना पड़ेगा, तो 6 हो गया यहाँ। तो यहाँ पे हमें क्या कर लेंगे, हम 6 कर लेंगे। तो यहाँ पे Cl कितना है 6 है, तो 3 दूना 6, और जो हाइड्रोजन गैस है 3H2, यानी कि 6 मालिक्यूल में H भी हमारा हो गया। तो H की भी संख्या कंप्लीट हो गई, और Cl की भी संख्या कंप्लीट हो गई, और यहाँ पे Fe को 2 हमने लिया है, तो यहाँ भी हम क्या कर लेंगे 2 ले लेंगे। तो इस प्रकार से हम Fe यानी कि लोहे की भी अम्ल के साथ अभिक्रिया को समझ सकते हैं। तो बच्चों देखिए, जो धातुएं ज़्यादा अभिक्रियाशील होती हैं वे तनु अम्लों के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेती हैं, लेकिन कुछ धातुएं हमारी ऐसी होती हैं जो कि नॉर्मल तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। उनके लिए एक विशेष प्रकार के अम्ल की आवश्यकता होती है, जिसे हम अम्लराज कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्लराज कहते हैं। अब अम्लराज क्या होता है, आइए हम देखिए। जो कम सक्रियता वाली धातुएं हैं, वे धातुएं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया उनकी धीरे धीरे क्या होती है, जैसे जैसे सक्रियता घटती जाती है, वैसे वैसे तनु अम्लों के साथ अभिक्रियाशीलता क्या होती है, घटती जाती है। और लास्ट में जो आपकी
सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, जैसे आपका Au यानी कि गोल्ड और जैसे कि आपका प्लेटिनम। ये जो धातुएं हैं ये तनु अम्लों के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती। ये एक स्पेशल अम्ल होता है जिसे हम कहते हैं अम्लराज। तो आपका अम्लराज क्या होता है कि अगर हम 3 भाग HCl सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दें और 1 भाग हम उसमें सांद्र नाइट्रिक अम्ल मिला दें तो वह विलयन जो हमारा बनेगा वह क्या कहलाएगा? अम्लराज। देखिए यहाँ पे सांद्र की बात कर रहा है, तनु नहीं है, यानी यहाँ अम्ल की मात्रा ज़्यादा है, पानी की मात्रा कम है। तो अगर हम 3 मालिक्यूल, जैसे अगर हमें 4 लीटर का विलयन बनाना है तो 3 लीटर हम ले लें HCl और 1 लीटर हम ले लें क्या? नाइट्रिक अम्ल ले लें और दोनों को हम क्या कर दें? मिला दें। तो वह मिश्रण जो हो जाएगा क्या बन जाएगा? अम्लराज बन जाएगा। और वह उस अम्लराज में सोना और प्लेटिनम दोनों ही क्या कर लेती हैं? क्रिया कर लेती हैं। देखिए इससे जुड़ी एक रोचक बात है। पहले क्या होता था कि कुछ लोग हमारे घर में आते थे और कहते थे कि जो भी आपके सोने वगैरह के जो जेवरात हैं उनको आप निकाल के दे दीजिए। जो पुराने हैं वे क्या करते थे, एक पानी लिए रहते थे, उस पानी में डालते थे और वह जो आपके आभूषण थे, ज्वेलरी जो थी वे चमकने लगती थी, नए की भांति हो जाती थी। तो वहाँ पे होता क्या था कि जब उनके पास जो विलयन होता था, अम्लराज का विलयन होता था, यानी 3 भाग HCl सांद्र और 3 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता था, उसका विलयन होता था, उसमें क्या करते थे? उन आभूषणों को डाल देते थे और उन आभूषणों का जो बाहरी भाग होता था इससे क्रिया करके उनके बर्तन में आ जाता था और आपका आभूषण क्या होने लगता था? चमक। भाई उसका बाहरी भाग, ऊपरी भाग जब घुल जाएगा, ऊपरी भाग जब घुल करके उनके बर्तन में चला जाएगा तो उनको सोना मिल गया और आपका आभूषण भले ही हल्का हो गया थोड़ा, लेकिन आपका आभूषण चमकने लगा। तो इस प्रकार से हमें आकर के पूरे गांव-गांव में आकर के ठगा करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित हुई हम जान गए कि वो तो अम्लराज था जिसमें क्या होती हैं, हमारी सोने इत्यादि, सोने और प्लेटिनम जैसी धातुएं भी क्या हो जाती हैं, उसमें गल जाती हैं और उनके पास चली जाती हैं। तो ऐसे करके धीरे धीरे पूरे मतलब गांव में गए तो बहुत सारी मात्रा में इकट्ठा हो गई। तो ऐसे में उनकी भी कमाई हो जाती थी और गांव के महिलाओं को मूर्ख भी बना लेते थे। तो ये अम्लराज की कहानी है। अब देखिए अगला है आपका कि तांबा सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ, सांद्र तनु की बात नहीं कर रहा है, जो तांबा होता है सांद्र नाइट्रिक अम्ल से के क्रिया करके क्या बनाता है? कापर नाइट्रेट बनाता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है और पानी बनाता है। आइए देखते हैं इसकी अभिक्रिया। जैसे हम बात कर रहे हैं किसकी? कापर यानी कि Cu की किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में पाया जाता है। इसकी अभिक्रिया किससे होगी? नाइट्रिक अम्ल के साथ, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ, यानी HNO3 के साथ जब अभिक्रिया होगी तब क्या बनेगा? आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो आपका कापर है ये NO3 के साथ जुड़ेगा तो जो कापर पे जो चार्ज होता है प्लस का कितना होता है? 2 होता है और जो NO3 पे जो चार्ज होता है वह माइनस का 1 होता है। कितना होता है? माइनस का 1। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी और इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। कापर इसके साथ जाएगा और आपका नाइट्रस किसके साथ जाएगा? इसके साथ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे बन क्या जाएगा? आपका Cu के साथ 1 आएगा और NO3 जो आपका है NO3 इसके साथ कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो Na3 का क्या हो जाएगा? होल ट्वाइस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपका क्या बन रहा है? CuNO3 का होल ट्वाइस बन रहा है। अब यहीं से हमारी कहानी नहीं समाप्त होती, हमारे पास और क्या बन रहा है? नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि NO2 बन रहा है और इसके साथ में क्या बन रहा है? पानी बन रहा है यानी H2O बन रहा है। अब आइए देखते हैं यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं NO3 है, इसको अगर हम 4 मालिक्यूल में ले लेते हैं, कितने मालिक्यूल में ले लेते हैं? 4 मालिक्यूल में ले लेते हैं तो ये तो हमारा बन गया कापर नाइट्रेट। क्या बन गया? कापर नाइट्रेट बन गया। यानी NO3, N के कितने अणु यहाँ पे काम में आए हैं? टोटल हमारे पास कितने अणु हैं? H के कितने अणु हैं? 4 अणु हैं, जिसमें से 2 काम में आ गया तो H तो और कहीं है नहीं। टोटल 4 अणु हैं तो इसको हम कितना बना लेते हैं? 2 दूना के 4। अब देखिए O कितना काम में आया हमारे? यहाँ पे ऑक्सीजन टोटल कितना है? 4 3 12, यानी ऑक्सीजन कितना बच रहा है? 4 बच रहा है और यहाँ पे 2 है तो 2 में 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। अब ऑक्सीजन की पूर्ति हमारी हो गई। 2 यहाँ है,
दो 4 यहाँ है, 4 2 6 और 3 दूना 6 यहाँ है, 6 6 कितना हो गया 12 हो गया, यानी ऑक्सीजन की पूर्ति हमारी हो गई। हाइड्रोजन कितना है 4 है, तो 2 दूना के 4 हाइड्रोजन की भी पूर्ति हमारी हो गई। अब देखते हैं हम नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन तो यहाँ पे नाइट्रोजन हमारा कितना है 4 है, तो 2 नाइट्रोजन तो यहाँ हमने उपयोग में ले लिया और 2 नाइट्रोजन यहाँ हमने उपयोग में ले लिया, यानी नाइट्रोजन की भी संख्या बराबर हो गई। Cu एक था हमारे पास, तो Cu भी हम उपयोग में ले चुके हैं, यानी कि अब यह जो हमारा समीकरण है यह टोटली हमारा संतुष्ट हो चुका है। तो इस तरह से हम समीकरण को देख सकते हैं कि जब तांबा के साथ हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, कॉपर नाइट्रेट बनता है, और क्या बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, और क्या बनता है, आपका जल बनता है। क्या बनता है, जल बनता है। ये आपका एक्वस के रूप में रहेगा, विलयन के रूप में रहेगा, और ये आपका गैस के रूप में रहेगा, और ये आपका लिक्विड के रूप में रहेगा। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने सीखा कि धातुएं जो हैं अम्ल के साथ किस किस प्रकार से अभिक्रिया करती हैं, तनु अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं, जो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातुएं हैं वे तनु अम्ल के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करती हैं, और जो कम यानी कि एकदम कम जो अभिक्रियाशीलता वाली धातुएं हैं वे अम्लराज के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करती हैं, और जो आपका कॉपर है वह सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करता है। ये चीज़ हमने भली भांति सीख लिया। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।